नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी के पटना स्थित कार्यालय में और यहां पर आज आपको बताते चले प्रशांत किशोर ने आज पीसी किया और उसमें उन्होंने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिसपे वोट चोरी हुई है। उन्होंने एक विधानसभा का भी मधुबनी में जिक्र किया। इसके साथ ही बताते चले कि जो आरजेडी में मुख्य कारण लोग आज सोशल मीडिया में जो फैल रही है, वायरल वीडियोज हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो मुख्य ये हार जो हुई है महागठबंधन की, आरजेडी की इतनी बुरी, जिसमें 25 सीट मात्र जीत के आए हैं, इसमें इनके प्रवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। तो तुम तड़ाक करना, नेशनल मीडिया न्यूज में जातिगत आधार पर जातियों का फेवर करना, तो क्या लगता है ये जो हार का ठिकरा आप लोग के सर पे फोड़ा जा रहा है, इसमें सारिका पासवान है, आपकी कंचना यादव है, प्रियंका भारती हैं, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल आई एक्सेप्टेड। एकदम हमारी वजह से हमारी पार्टी हार गई, क्योंकि हम तर्कपूर्ण तरीके से जो है बातों को रख रहे थे, जिस कारण से हमारी पार्टी हार गई। लेकिन जीते क्या क्यों है, हम ये आपको बताते हैं। ये जीते हैं प्रेम शुक्ला के माँ बहन की गालियां लाइव देने की वजह से। ये जीते हैं धाकड़ के हाईवे पे जो वीडियो बना रहा था ना, नंग धड़ंग, उसकी वजह से। ये जीते हैं सुनील कुमार पिंटू, जो सीतामढ़ी के विधायक जो जीते हुए, जिनको कि अमित शाह जी कह रहे थे कि पिंटू जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको बहुत बड़ा आदमी हम बनाएंगे। वो कैसी उनकी असली वीडियो है, इन आधार पे जीते हैं। तो इनकी जीत का कारण देख लिया। और हार का कारण हमारा ये है कि हम तर्कपूर्ण तरीके से अपने मुद्दों को, अपनी बातों को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से रखते हैं, तो इनको कान में गर्म शीशा की तरह लगता है। जब ये संसद में, जब अमित शाह बाबा साहेब का नाम लेकर के मजाक और मखौल उड़ाते हैं, कितना तो बाबा साहेब का नाम ले होते तो भगवान को प्राप्त हुए, और जब हम इसका विरोध करके कहते हैं कि आप वही लोग हैं जब सदन में घुसने से पहले उन्हीं बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान की कसम खाते हैं, और तब आप जाके संविधान में घुसते हैं और उसी संविधान में आप बाबा साहेब का मजाक उड़ाते हैं। जब ऐसी बातों को हम रखते हैं तो इनके कानों में हमारी बातें जो है ना, गर्म पिघले हुए शीशे की तरह लगती है। कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुष प्रधान देश है हमारा भाई। पितृसत्ता यहाँ इतनी काबिज है, रगों में घूमती है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बाबा साहेब ने जो संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, जब वो हिंदू कोड बिल लेके आए थे बाबा साहब, तो आपको पता है ना, पूरे देश में उनको जीवित रहते हुए भी उनकी अर्थी की यात्रा निकाल दी गई थी। ये वही कुंठित और कुकृत्य और वो मानसिकता वाले लोग हैं, महिला विरोधी सोच वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 33% आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो भाजपा से पूछे कि कितने बिहार में महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया। ये वही लोग हैं जो अल्पसंख्यकों को टोपी और वस्त्रों से पहचानते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो एक मुस्लिम भाई को इन्होंने टिकट नहीं दिया। लेकिन जब हम इन बातों से, इन सच्चाइयों से इनको रूबरू कराते हैं तो हम इन्हें जातिवाद लगते हैं। अब अगर हमारे किसी भाई को, किसी दलित भाई को मूछ ऐंठने के चलते कोई सामंती, कोई सवर्ण जो उसकी हत्या कर देता है, और हम जब उसके लिए आवाज उठाते हैं तो हम जातिवाद हो जाते हैं। जब किसी को, दलित को घोड़ी पे चढ़ने के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है, जब हम उसकी आवाज उठाते हैं तो हम जातिवाद हो जाते हैं। जब किसी दलित बेटी की बलात्कार होती है, हत्या होती है, और उसके लिए जब हम आवाज उठाते हैं तो ये हम इनकी नजर में जातिवाद होते हैं। हमारी जैसी प्रतिभावान महिलाओं को, जो अपनी शिक्षा से अपने संविधान को समझती है, लोकतंत्र को समझती है, अपनी ताकत को समझती है, अपने लोगों के लिए जब हम आवाज उठाते हैं और जब इनकी नीतियों के खिलाफ जब हम खड़े होते हैं, तो ये हमें साड़ी साया खोल के घुमाने की बात करते हैं, तो हम जातिवाद हो जाते हैं। ये फर्क है हमारे जातिवाद में और इनके जातिवाद में। ये तो लोग जो वायरल वीडियोज हैं या फिर सोशल मीडिया आप लोगों को हार का ठिकरा आप पे ठोक रही है, लेकिन आरजेडी जो है महागठबंधन की ओर से जो भी पार्टियां थी वो बात कर रहे थे पलायन रोकने की, रोजगार देने की। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो, कहीं आप लोग को लगता है कि जो नीतीश कुमार ने आचार संहिता लागू होने के बाद जो 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में डाला, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में, तो ये रोजगार और पलायन का मुद्दा, ये 10,000 भारी पड़ गया उसमें? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मुद्दे के आगे गरीबी, लाचारी और बेबसी, अशिक्षा जो है वो भारी पड़ गई। हम बात कर रहे थे लगातार कि बिहार में हमारे लोगों के घरों में एक सरकारी नौकरी हो, जिसके बदले में कि इन्होंने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बिहार में लागू था, उसी बीच इन्होंने लोगों को 10,000 रुपये जो है राशि बांटनी शुरू कर दी। हम बात कर रहे थे कि माता और बहनों के खाते में सम्मान के लिए 2,500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, और वो लोन राशि नहीं, वो उनके सम्मान के लिए होगा। तो तुरंत ट्वीट करके नीतीश जी ने कह दिया कि ये 10,000 रुपये हम वापस आपसे लेंगे नहीं, लोन की राशि नहीं है ये। तो आप इसको क्या समझते हैं, ब्राइब देना हुआ? ये तो घूस देने वाली बात हो गई। यही सरकार जो 10,000 रुपये बांट रही थी, लेकिन कोरोना काल में
आपको याद होगा कि किस तरीके से लोग 1,000 किलोमीटर पैदल चल के बिहार में आया, कोई दिन सोचने वाला देखने वाला था, कितने लोगों ने रास्ते में जान अपना दे दिया। लेकिन यही सरकार जो है इस चुनाव के समय में बसें चलवाया उन लोगों के लिए, ठूस ठूस के उनको लाया गया और वोट मतदान के बाद फिर उनको उसी स्थिति में वापस गुजरात और महाराष्ट्र भेज दिया गया। लेकिन हमारी लड़ाई थी कि हम अपने भाइयों को जो पलायन कर चुके हैं उनके लिए यही रोजगार, यही फैक्ट्रियां खुले। लेकिन अमित शाह, अडानी, अंबानी, मोदी जी गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल रखे, तो वहां काम कौन करेगा भाई? मोदी जी का तो बेटा करेगा नहीं, खैर वो तो है नहीं। अमित शाह का तो बेटा नहीं करेगा, अडानी और अंबानी का तो बेटा नहीं करेगा, कौन करेगा? तो बिहार जो है आज के समय में इन राज्यों के लिए और इन राज्यों के निवासियों के लिए आज मजदूरों का राज्य बन गया है। यहाँ से सिर्फ मजदूर जो है पलायन करके उन राज्यों में जाते हैं और वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, और जिसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे थे कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, यही उनके लिए उनके घर में, उनके गांव में, प्रांत में उनको रोजगार मिले। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो गरीबी जो है, शिक्षा जो है वो 10,000 रुपये और उस पैसे के नीचे पड़ गई और लोग जो है वापस से मजबूरी में उस 10,000 रुपये को स्वीकार करिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 5 किलो राशन जो है 80 लाख जनता जो है पूरे देश में स्वीकार करती है। मैं मानती हूँ इस बात को। कल एक पोलो रोड तेजस्वी जी के आवास पे समीक्षा बैठक की गई चुनाव की हार को लेके। इसमें सभी विधायक जो चुन के आए हैं या फिर जो जिनको हार मिली वो सभी लोग शामिल हुए। तो ऐसे में समीक्षा बैठक के बाद जगदानंद सिंह बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सारे ईवीएम में 25,000 वोट जो हैं वो पहले से फिटेड थे, वही उनको बढ़त दिया। नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वोटिंग हुई है बिहार में। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मोदी कमीशन ऑफ इंडिया बन करके ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो गुप्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद किया, ये सबके सामने है। कितने लोगों के नाम जोड़े गए, कितने लोगों के नाम काटे गए। पहले दिन से हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें दिए जाए उसकी सूची, लेकिन इन लोगों ने देना जरूरी नहीं समझा। और कई आंकड़े हैं ऐसे जो जितने नंबर्स बढ़ाए गए लोगों के, उतने ही नंबर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। कई जगह आंकड़े जो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी का ही देख लिए, 1,22,408, 1,22,480 और 1,22,000 जो है कई इनके प्रत्याशी को जो जीत जो है उनके यही आंकड़े हैं। तो ये सब तो दिखता है ना, ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये तो कि ये ऑलरेडी फीडेड जो है ना ईवीएम की वजह से इन लोगों की जीत हुई है। और ये प्रचंड जो जीत जो आंकड़े हैं ये कहीं आपको धरातल पे दिखाई नहीं दिया। 10,000 रुपए की वजह से भी मैं नहीं मानती हूँ कि ये जीत इनकी हुई है। ये पूरा जो है मोदी कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि ये लोग जानते थे बिहार में सत्ता हिलेगी तो दिल्ली की सत्ता हिल जाएगी, और दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए इन लोगों ने बिहार में ये सत्ता को प्राप्त किया है। तो ये जो चुनाव हुआ है तो कहाँ पे आरजेडी से चूक हो गई जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए? ये तो अच्छे अच्छे मुद्दों को लोग उठाए थे लोगों के बीच। बिल्कुल हमारे जो है मुद्दे जो है जन जन तक पहुंचा है, लेकिन गरीबी और लाचारी और बेबसी वो एक जो कहते हैं ना अहम मुद्दा बन करके उनके सामने आ गया। आप समझिए कि जो 5,000 रुपए महीना कमाते हैं उनको 10,000 रुपए आज उनको आ गया, तो आप समझ रहे हैं वो पापी पेट का सवाल है। वो भूखा आदमी जो है वो उसके घर के भूखे बच्चे जो है उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हम बाद के वादे कर रहे थे और वो तुरंत उनको जो हासिल हुआ उनको उन्होंने लेना जरूरी समझा। लेकिन ठीक है, हमारी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग भाई। 200 सालों की लड़ाई है, अंग्रेजों से लड़के हमने अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेज भी तो बहुत क्रूर थे, बहुत संपत्ति थी उनके पास, बहुत सारी चीजें थी उनके पास, फिर भी भारत का एक जो कहते हैं ना नंगा व्यक्ति जो है भगा दिया उनको। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने लालू यादव को बोला, उनकी तुलना धृतराष्ट्र से की है और कहा कि वो पुत्र मोह में सारे कुछ खोते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी जी के बेटे भी चुनाव वो इस बार लड़े थे, वो हार गए। और मुझे लगता है कि हर एक बाप जो होता है ना अपने बाल बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और रखना भी चाहिए, लेकिन हारने के बाद इस तरह की बयानबाजी से लोगों को बचना चाहिए। नीरज कुमार का एक बयान आता है कि रोहिणी सिर्फ लालू जी की बेटी नहीं है, वो पूरे बिहार की बेटी है, तो ऐसे में उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अभी उनको यहाँ पे परिवारवाद से ऊपर उठ के उन्होंने बयान दिया है। और मुझे लगता है कि अगर नीरज जी में जरा भी नैतिकता है और शर्म है या लोक है, लाज है और बेटियों के प्रति उनको सम्मान है, तो कृपया करके नीरज जी अपने पार्टी को बोलिए ना रोहिणी जी को मुख्यमंत्री बना दे। बना दीजिएगा तो मान लेंगे हम। आप खुद आके आपके चरण ऐसे पकड़ पकड़ के हम 10 बार ऐसे से गोड़ लागेंगे। हम बना दीजिए रोहिणी जी को प्लीज मुख्यमंत्री, नहीं तो बिना मतलब का ना ज्ञान मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी को। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।